हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 29 नवंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अभी हम एक नया इनिशिएटिव भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्या करेंगे, करंट अफेयर के जो टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन कई बार चीज़ें जो जिन वीडियो को ना हमें डिटेल में बहुत डिस्कस करना है, जो करंट अफेयर के साथ साथ जो करंट अफेयर नहीं भी है ना, उसको भी समझने की जरूरत होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 2 वीडियोज डेली लाया करेंगे जिसमें कि आपको टॉपिक समझ में आए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, है ना। हमने G20 पढ़ा। अब G20 कब बना और उसका करंट अफेयर हम पढ़ लेते हैं, लेकिन G20 का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, जो मेजर मेजर उसमें एग्रीमेंट हुए, वो सब हम डिस्कस नहीं करते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि करंट अफेयर के साथ साथ उसके स्टैटिक्स पार्ट्स जो पुराने हैं, जो करंट अफेयर में नहीं है, वो भी डिस्कवर करेंगे। डिस्कवर इन द सेंस उसको पढ़ेंगे, और जो स्टार्टिंग से है ना पूरा इसका बेसिक, जैसे 1999 से बना तो क्या क्या हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे, जैसे आपको रिदम के रूप में उसको याद रह जाए, राइट। जैसे अभी COP29 था, है ना, बाकू अजरबैजान में हुआ। अब COP29 तो आपने पढ़ लिया, लेकिन COP1 कब हुआ, इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि करंट अफेयर है ही नहीं, है ना। और COP1 बनने के लिए कंडीशन क्या क्या थी, उसके पहले क्या हुआ था। तो एक जो कहानी होती है ना, जो कड़ियों को जोड़ने की बात करते हैं, या तो यूपीएससी से तैयारी करते हैं तो बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। जो लाइनों के बीच में छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है वो हम नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको 2 करंट अफेयर टॉपिक पे वीडियो मिले, और भी वेल रिसर्च मिले, आपको बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक समझ में आ जाए, जीरो से लेकर हीरो तक आप समझे, ठीक है। तो चलो, ये हमारा इनिशिएटिव रहेगा, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो हमारा एक ऐप है डीके सैस एकेडमी करके। आपको यहाँ भी सारे करंट अफेयर के अपडेट मिलेंगे, और आपके हमारे जो कोर्सेज अभी लॉन्च होने वाले हैं उसमें आपको कोर्सेज वगैरह भी सब कुछ मिल जाएंगे, राइट। तो आप प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लीजिए। जस्ट कुछ नहीं करना है आपको, या प्ले स्टोर पे जाएंगे तो प्ले स्टोर पे डायरेक्टली आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। जस्ट आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे जाके डीके सैस एकेडमी, वो आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसा आपको ये सर्च करना है डीके सैस एकेडमी, डायरेक्टली आपका ये आ जाएगा, ठीक है। प्ले स्टोर पे ऐसे लोगो भी मिल जाएगा आपको, जस्ट डाउनलोड करिए। आप मोबाइल नंबर से ही साइन अप कर सकते हैं आराम से, है ना। साइन अप करके वेरीफाई करके नेम वगैरह डालना होता है, इसके बाद ये आपका इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ भी हमारे करंट अफेयर के जो अपडेट्स हैं यहाँ भी मिल जाएंगे अब, ठीक है। और इसके अलावा जो कोर्सेज आएंगे, अब फर्दर कुछ भी अपडेट रहेगा तो आपको ऐप पे भी मिल जाया करेगा। अगर आपको यूट्यूब पे नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलती है तो वहाँ पे मिल जाया करेगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने इसका लिंक दे दिया, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आप टेलीग्राम में भी आज डाल दूंगा, तो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करना, तो प्लीज टेलीग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे, देखो समोस द्वीप के बारे में चर्चा में क्यों है और है कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो समोस द्वीप की बात करें तो एक यूरोप का एक प्लेस है, यूरोप में भी एक कंट्री है ग्रीस, है ना। ये है ग्रीस। अब ग्रीस का एक द्वीप है यहाँ पे समोस। अब ये टर्की के बहुत पास है। टर्की से मैं बात करूँ 2 किलोमीटर के अंदर भी, मतलब 2 किलोमीटर भी नहीं है, लगभग 1.7 किलोमीटर के आसपास की दूरी है ना। अब होता क्या है कि देखो, इवन इंडिया के लोग, मतलब अमेरिका, कनाडा, ये सब जाने के लिए ना इतने आतुर है कि नंबर ऑफ लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पे गुजराती लोग जा रहे हैं, है ना। गुजराती लोग दोस्तों बहुत जा रहे हैं। मतलब ये होता क्या है, मैं कंडीशन बताता हूँ कि लोग क्यों जाना चाहते हैं बाकी कंट्री में, क्योंकि देखो वहाँ लाइफ अच्छी हो जाती है जाके, पहला चीज। दूसरा, यहाँ पे जॉब्स के लिए जो मारा मारी है ना, यहाँ पे जॉब्स नहीं है एक तो, और जॉब्स के लिए जो मारा मारी है, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, बाकी कंट्री चले जाओ, वहाँ पे इतनी मारा मारी नहीं है ना। आप अगर ग्रेजुएट हो तो आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। यहाँ आप ग्रेजुएट क्या पीएचडी हो तब भी आप, ग्रुप डी का फॉर्म आएगा तो मतलब पता नहीं कितने पीएचडी लोग भर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये दिक्कतें हैं थोड़ी सी। तो होता क्या है, जैसे आप यहाँ से अगर आप पकड़े जाते हो, मतलब बॉर्डर आप मान लेते हैं ये यूएसए है, ठीक है। आप कैसे भी एंट्री करके इसके बॉर्डर के अंदर घुस गए, आप मान लो पुलिस ने पकड़ा, तो पुलिस पकड़ के क्या करती है कि असाइलम बना के रखती है, वहां पे जाएंगे आपको। तो ये लोग क्या करते हैं, रखते हैं कुछ दिन तक, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, कैसे कहाँ से आओ, ये सब सारी चीजें आइडेंटिफाई करने के बाद कितने बार तो ऐसा होता है कि ये लोग डिपोर्ट कर देंगे, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो आपको वहां पे भेज देंगे। लेकिन ये लोग करते क्या हैं, जब तक घुसना रहता है ना तब तक ये लोग अपना पासपोर्ट वगैरह रखे रहते हैं, जैसे अंदर एंट्री हो जाती है ये लोग पासपोर्ट वगैरह जला देते हैं। आप इनको कहाँ भेजोगे, आप कौन सी कंट्री भेजोगे, आप सोच के देखो। मैं अमेरिका में गया, मैंने अमेरिका में जाते अपना पासपोर्ट जला दिया। अब पुलिस मान लो मुझे पकड़ेगी, पुलिस किस नाम से मुझे रखेगी, मैंने बता दिया मेरा नाम क्या है, जॉन है ना। कहाँ के रहने वाले हो जी, मैं यहाँ टेक्सास में पैदा हुआ था, यहीं पे गरीब हूँ, पला बड़ा हूँ टेक्सास में ही, है ना। अब आप जितना बोल दोगे, इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, इनको पता है कि बाहर से बंदा आया है, यूएसए का भी नहीं है, बट इनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ठीक है। मैं इंडिया से गया था, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है ही नहीं, अब मैंने फाड़ फूड़ के सब फेंक दिया। अब वो कैसे पता करेंगे कि मैं इंडिया से हूँ कि पाकिस्तान से हूँ कि बांग्लादेश से हूँ या किसी और कंट्री से हूँ, कैसे पता करेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना।
तो अब क्या करेंगे, ये अपने यहाँ रख लेंगे असाइलम में, ये कुछ दिन रखेंगे यहाँ पे इसकी, फिर कहेंगे कि कितना पढ़ा लिखा है, मतलब पढ़ा लिखा इन द सेंस उसकी नॉलेज वगैरह चेक करते हैं, फिर उसको उस टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं, फिर कोई जॉब दे देते हैं। ठीक है, जॉब देने के बाद उसका आईडी उडी वहाँ पे अमेरिका के अंदर ही धीरे से बना देते हैं। तो वहाँ पे क्या हो गया, पर्सन सेटल हो गया बिना किसी किचकिच के। हाँ, थोड़ा जेल में रहना पड़ा, बट जेल की हालत इंडियन के जेल जैसी नहीं होती है, वहाँ भी आपको खाना पीना सारी चीज़ें ठीक ठाक से मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि लोग भाग भाग के जाते हैं। तो अभी हुआ क्या कि यहाँ पे हवाई दुर्घटना हुई जिसमें 8 लोग मारे गए। अब कहा जा रहा है कि लगभग 2024 में यही इस द्वीप के थ्रू लगभग 54,000 लोग गए थे। 54,000 लोग यूरोप में एंटर कर गए, ग्रीस में आ गए। ग्रीस में आने के बाद अगर ग्रीस के अंदर आ गए आप ऐसे, तो आप यूरोप के किसी भी कंट्री में जाओगे उतना चेकिंग वगैरह नहीं होता है ना? ठीक है, तो आप यूरोप में रहोगे तो आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर होने पे आपको, तो आप एक ट्रेन पकड़ के बाकी 28 कंट्री घूम सकते हो, तो ये सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो लोग टर्की आके यहाँ से धीरे से इंटर ले लेते हैं, फिर यहाँ से शिप पे बैठा या नाव पे बैठा, बोट पे बैठा मेनलैंड में चले जाते हैं, है ना? कहीं से भी घुस जाएंगे, इधर से चले जाओगे, इधर से चले जाओगे, कहीं से भी घुस के इधर से चले जाओगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, है ना? तो इसलिए क्या होता है कि लोग जाते हैं। मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों जाते हैं, है ना? कि अच्छी लाइफ मिल जाएगी, अच्छी चीजें हो जाएंगी, जॉब मिल जाएगा, टैक्सी चलाएंगे। मान लो मैंने ग्रीस में जाके मैं टैक्सी चला रहा हूँ, है ना? मैं टैक्सी चला रहा हूँ, या यूएसए में जाके आप टैक्सी चला रहे हो, तो आप वहाँ पे मोर देन मतलब अर्न करोगे जो यहाँ पे लोग जॉब करने वाले लोग हैं। अगर आप यूएसए में टैक्सी अगर रेगुलर चला रहे हो, तो आप मान के रखो कि आप कितना भी कम कमाओगे तो $10,000 कमा लोगे। अब आपको लगेगा सर $10,000 क्या होता है? $10,000 में आप 80 का ही मल्टीप्लाई करो, 84 रुपीज चल रहा है, लेकिन 80 का मल्टीप्लाई करके देखो आप कितना हो जाता है ना? तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, बाकी कितने जीरो पहले से थे, 4। तो आप देखो कितने रुपए महीना कमा रहे हो, 8 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, कहाँ? यूएसए में, बस टैक्सी चला के। और इंडिया में अगर आप टैक्सी चलाओगे कितना कमाओगे? शायद 80,000 रुपये भी नहीं कमा पाओगे। 80,000 भी मैं बहुत ज्यादा बोल दे रहा हूँ, है ना? 80,000 तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। शायद आप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक मैक्सिमम कमा पाओगे, है ना? 80,000 तो बहुत जब भी ज्यादा हो जाएगा। तो आप देखो वहाँ पे वो 8 लाख रुपए कमा रहा है, अगर खर्चा करके उसने 4 लाख भी रुपए बचा लिए, तो सोचो वो एक साल अगर जॉब कर ले वहाँ पे, तो 4 8 12 12 चौक 48, लगभग वो 48 लाख रुपए लेके इंडिया आ सकता है वापस, एक साल बाद ही। तो ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, इसलिए लोग वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब वो 75 ईयर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हो गए। 26 नवंबर 1949 को हमने बताया था कि हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अब इसकी कहानी देखोगे तो 1935 का अधिनियम बहुत सारे हमने लिए, कॉपी की, फिर कैबिनेट मिशन आया। उसके बाद पहली बैठक जो हमारे संविधान सभा की हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, उसके 2 दिन बाद ही हमने क्या किया था, राजेंद्र प्रसाद को उसका चेयरपर्सन बना दिया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो संविधान को पूरा ड्राफ्ट करना था, ड्राफ्ट मतलब एक तरह से बुक में कन्वर्ट करना था, लिखना था सारे, कौन सा आर्टिकल कहाँ पे होगा, कहाँ प्लेस्ड होगा, ये सारा काम किसका था? बी आर अम्बेडकर जी का था, है ना? तो इन्होंने सारी चीजें कंबाइंड की थी, इसलिए उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयर भी थे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। एन राव थे जिनसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या करते हैं, एडवाइज, हम लोग को एडवाइस देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवाइजर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये याद रखेंगे। जनरली अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो देखो बेसिक पीछे मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो उसमें टोटल 22 पार्ट थे। ठीक है, उसमें 395 आर्टिकल्स थे जिसको हम अनुच्छेद बोलते हैं, और उसमें 8 शेड्यूल था, अनुसूचियाँ जिसको बोलते हैं। ठीक है, 22 पार्ट्स में डिवाइड था। और टोटल मतलब एक तरह से कर लो, जैसे पार्ट्स का मतलब है कि मैंने जैसे बॉक्स बोलता है ना, मतलब एक यहाँ से यहाँ तक एक कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात किया है। फिर सेकंड लाइन में हमने कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात किया, तो इसको हमने पार्ट 1 नाम दे दिया, पार्ट 2 दे दिया। आर्टिकल ऐसे समझ लो कि पेज नंबर 1 पे ऐसे लिखा है, पेज नंबर 2 पे ऐसे लिखा है, ऐसे समझ लो। या फिर पॉइंट 1 में इस बारे में लिखा है, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ऐसे करके हमने 395 पॉइंट्स बनाए हैं, है ना? और इसको हमने 22 भागों में बांट के रखा हुआ है, राइट? अनुसूचियाँ वो हैं दोस्तों जो हम इसमें ऐड नहीं कर पाए, या कहीं न कहीं हमें लगा कि यार ये चीज़ फिट नहीं बैठ रही है, तो हमने अलग से अनुसूचियाँ बना दी। अब करंट में क्या-क्या है, तो देखो जो 22 पार्ट्स थे आपके, आज के टाइम पे 25 पार्ट्स हो गए। आर्टिकल्स लगभग 450 के ऊपर ही है, प्लस है। तो ये अभी वाला एग्ज़ैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक वाला याद रखना है। ठीक है? और अभी जो अनुसूची है टोटल ये 12 हो गई। तो ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है। ये आर्टिकल याद नहीं रखोगे तब भी चल जाएगा, मतलब कितने आर्टिकल है अभी, पर 450 से प्लस ही है, इतना याद रखना है बस, है ना? और एग्जैक्ट वाले तो ये याद रखना थी, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल्स और आपका 8 शेड्यूल्स है। हम लोग को 2 साल संविधान बनाने में, दोस्तों मुझे कितना टाइम लगा था ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था हमें। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। लगभग 3 साल के आसपास हमें समय लग गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करने में, बनाने में। ठीक है, 26 नवंबर, 29 क्यों लिख रहा हूँ, 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को इसको इंटरिम रूप से लागू किया गया था। और 26 जनवरी
है ना। 1950 को पूर्ण रूप से कंप्लीटली, मतलब इसे कुछ पार्ट्स को हमने 26 नवंबर को ही लागू कर दिया था, लेकिन कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इन्फोर्स कब किया था, 26 जनवरी 1950 को। तो ये बेसिक बेसिक चीजें याद रखिएगा, थोड़ा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ पार्ट्स याद रखिएगा, जैसे राइट टू इक्वलिटी के लिए कौन कौन सा आर्टिकल है, राइट टू फ्रीडम के लिए कौन सा आर्टिकल है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए कौन सा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए कौन सा आर्टिकल्स है। ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाता है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपको याद होने चाहिए। 14 से लेकर 32 तक के आर्टिकल्स, आपको एक एक आर्टिकल्स लाइन बाई लाइन आपको याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन या 90% क्वेश्चन आपके ही बन जाते हैं, 10% बाकी पार्ट से बनते हैं। ठीक है। तो याद के हमारे इसको फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है। अब बात करेंगे ई दाखिल पोर्टल। देखो ये गवर्नमेंट की ना बहुत अच्छी पहल है। अगर मुझसे पूछो कि आज के टाइम पे अगर कुछ चेंजेस करना हो तो क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये चीजें हमें यार मतलब बहुत पहले से कर देनी चाहिए, है ना। और जरूरी भी है, क्योंकि इससे करप्शन वगैरह हम लोग बहुत कम कर सकते हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट ने ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया, जो पूरे नेशनल लेवल पे है, मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है, और लद्दाख के लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है। ठीक है। इसमें अगर आपको किसी भी कंप्लेंट करनी है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। होना क्या चाहिए, मेरे से आप पूछोगे तो मुझे अगर आधार कार्ड बनाना है, ठीक है, तो आधार सेंटर चलो पहली बार जाना पड़ेगा, मान ले रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे नेम अपना अपडेट करवाना हो, ठीक है, या फिर डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराना हो, कुछ भी अपडेट, एड्रेस अपडेट कराना हो, सब मैं ऑनलाइन अप्लाई कर दूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके मेरा हो जाए। राइट। मेरे 10th के, 12th के, ग्रेजुएशंस के, पीजी के कुछ भी अगर मेरे एरर है, मैं उसको अपडेट कराना चाहता हूँ तो मैं ऑनलाइन अपडेट करा लूँ, है ना। आपको वोटर आईडी चाहिए, उसके लिए भी मैं ऑनलाइन कर लूँ। आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो मैं ऑनलाइन सारे वेरिफिकेशन वगैरह करा दूँ, बस मैं वहाँ पे जाके ड्राइविंग टेस्ट दूँ। ऐसा रहा सिस्टम, ऑनलाइन बुक कर लो, सारा सिस्टम ऑनलाइन बुक रहा है, शेड्यूल पे जाओगे, आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है। ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, आपको किसी के खिलाफ कंप्लेन करना है, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ कंप्लेन करना है, उसके लिए भी ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए। आपको एफआईआर करना है, आप पूरी डिटेल्स पहले ऑनलाइन डालोगे, फिल हो जाएगा, उसके बाद आप जाओ थाने पे, आपको एफआईआर का वो कॉपी दे। कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़े एफआईआर करने के लिए। चाहे आपका मतलब कुछ भी लॉस्ट हुआ हो, कोई चीज खो गई उसके लिए भी, या लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ उसके लिए भी एफआईआर होना चाहिए। अगर आपका राइट है तो वो मिलना चाहिए। तो देखो ऑनलाइन हो जाने के बाद कितनी चीजें हम बचा सकते हैं, कितने करप्शन को रोक सकते हैं। जैसे आज के टाइम में कि मैं बात करता हूँ आधार की, राइट। आप आधार सेंटर में जाएंगे, बहुत सारे आधार सेंटर वाले पैसे तो नहीं लेते हैं, लेकिन जो प्राइवेट आधार सेंटर हैं, ठीक है, उनका फीस 50 रुपए है, आपसे मांगेंगे 200 रुपए। आपको मजबूरी में देना पड़ता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और आपको तुरंत देके काम कराना है। ठीक है। अगर मैं ऑनलाइन ही बुक कर लेता, सपोज करो मैं ऑनलाइन ही जितने सेंटर है मेरे बना, मतलब मैं सपोज करो मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ या मुखर्जी नगर में बैठा हूँ, तो मुखर्जी नगर से अगर मेरे को कहा जाए कि मुखर्जी नगर से मुझे कहा जाए कि एक काम करिए, है ना, कि आप मुखर्जी नगर में जितने आधार सेंटर है वहाँ पे मुझे नंबर लगाना है, तो मैं बुक करूंगा, देखूंगा मैं मेरे को कब का स्लॉट मिल रहा है, मैं उस स्लॉट पे बुक करके उस दिन को चला जाऊंगा। ठीक है। मुझे कोई कमीशन नहीं देना, कुछ भी नहीं देना रहेगा। 10th 12th या पीजी वगैरह में तो चलो करप्शन कम होता है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट चेंज करने में करप्शन कम होता है, लेकिन जब बोर्ड ऑफिस जाओगे, खासतौर पर जब स्टेट बोर्ड से वगैरह हो, सीबीएसई बोर्ड में भी लगते हैं लोग पैसे, आपका काम फ्री में होना चाहिए, फिर भी आप 5,000 रुपए दे के आ जाते हो, है ना। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में देखो ड्रॉबैक भी रहता है, थोड़ा सा हैकिंग वगैरह के चांसेस रहते हैं, बट आपके जीवन बहुत आसान हो जाएंगे, है ना। राशन कार्ड का है तो राशन कार्ड आपको ऑनलाइन भरना चाहिए, सारा अप्रूवल वगैरह सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए, है ना। जो आपका फूड इंस्पेक्टर है वो आके घर पे वेरीफाई कर ले कि भैया ये राशन कार्ड देने लायक है कि नहीं है ना। तो ऐसे होना चाहिए। ठीक है। चलो अब बात करेंगे देखो केमिकल वेपन्स की। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन है। चर्चा में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया को दोस्तों 2024 का एक हेग अवार्ड इन लोग चालू किया 2014 से, वो मिला है। ठीक है। तो उसकी चर्चा हम एक करके करते हैं। देखो इंडियन केमिकल काउंसिल को ये अवार्ड मिला है 2024 का। ठीक है। OPCW देता है द हेग अवार्ड। ठीक है। 29वें सेशन में इंडिया को मिला है। इतनी चीजें याद रखिएगा। ठीक है। अब बात करें कि देखो केमिकल वेपन का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कब चालू किया गया। ठीक है। केमिकल वेपन कन्वेंशन बोलते हैं, तो ये 1997 में चालू किया। इसने ये कहा कि देखो हम जीवन मतलब पूरे वर्ल्ड को बोला कि आप जीवन में कुछ भी करिए, लेकिन केमिकल वेपन नहीं बनाइएगा। केमिकल वेपन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। आपको आपको आपने केमिकल वेपन देखा भी एक तरह से। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेग नीदरलैंड में है। लगभग 193 कंट्रीज में पार्ट्स हैं। इसको नोबेल प्राइज भी 2013 में मिला था पीस के लिए, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है। 2014 में बेसिकली बात करते हेग अवार्ड इन्होंने चालू किया था। अब केमिकल वेपन क्या होता है, अगर मैं उसकी चर्चा करूं, देखो केमिकल वेपन की बात करूं तो केमिकल वेपन कुछ नहीं होता है, जस्ट एक बैक्टीरिया हो गया, है ना, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कुछ ऐसे केमिकल्स हो गए जिसके आप स्मेल में आने पे क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, मर सकते हैं। ठीक है। तो ये डेंजरस होते हैं।
तो आपने कोरोना वायरस सुना होगा, कोविड का। कोरोना क्या था, वायरस ही तो था, है ना। कितने लोग उससे मरते चले गए। अब वुहान सिटी से आया था, है ना। चाइना को लोग कहते हैं चाइना ने अपने लैब में बनाया था, डेवलप किया था। तो आप एक चीज ध्यान देना, अगर मान लेता हूं मैं कि वुहान में चाइना चाइना ने बनाया, सीधा सीधा लेते हैं। मान लो अगर चाइना ने ये वेपन बनाया, इंडिया में भेज दिया, है ना, यूएसए में भेज दिया, बाकी यूरोप के किसी कंट्री में भेज दिया, सबको भेज दिया, लेकिन क्या चाइना भी उससे बच पाया, कोरोना वायरस से नहीं बच पाया। चाइना में भी कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैला था, है ना। इन्होंने तो कई दिनों तक लॉकडाउन रखा, पूरा शटडाउन किया, ठीक है। तो इसलिए मना किया जाता है कि देखो वायरस को बॉर्डर थोड़ी देखना है, आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। हम इंडिया से चले जाते हैं अमेरिका, अमेरिका से लोग इंडिया आते हैं, कनाडा चले जाते हैं, कनाडा से कुछ लोग घूमने यहाँ चले जाते हैं, है ना। हमारे कई रिलेटिव ऐसे हुए होंगे जो पाकिस्तान से आते हैं इंडिया में, तो बांग्लादेश जाते हैं, नेपाल जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो वो आप कंट्रोल तो नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये इसीलिए हम कहते हैं केमिकल वेपन यूज करेंगे। आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मिसाइल लॉन्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केमिकल वेपन यूज नहीं करना। केमिकल वेपन आप जहाँ जैसे यूज कर सकते हो ना, किसी पर्सन के थ्रू इन्फेक्ट करके भेज सकते हो, मिसाइल में ही लगा के केमिकल वेपन किसी कंट्री पे लॉन्च कर दो, लेकिन आप उससे बच तो नहीं पाओगे, उसको हवा को तो नहीं रोक पाओगे। सपोज करो मैंने कुछ हवा में कंटामिनेट कर दिया उसको, है ना, खराब कर दिया हवा को। अब ये बॉर्डर थोड़ी देखा कि ये इंडिया का बॉर्डर, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, नहीं, वो चला आएगा इधर से इधर से, तो इंडिया के लोग भी तो अफेक्ट होंगे उससे, है ना। तो इसलिए कहा जाता है केमिकल वेपन हमें यूज नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन है, बेसिकली ये इंडियन आर्मी के लिए आईआईटी कानपुर ने बनाया है, ठीक है। तो ये 20 किलो तक का क्या कर सकता है, कुछ भी कैपेबल है कैरी करने के लिए, अगर उसको कुछ भी कैरी करना हो। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, जिसमें क्या था कि एक मतलब एक बहुत बड़ा सा ड्रोन था, है ना। बहुत बड़ा सा वो ड्रोन था दोस्तों। वो सीमेंट की बोरी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा रहा था, और कहाँ पे, हिल एरिया में। आप सपोज करो, देखो पहाड़ों में सड़क कैसे होती है, ऐसे होती है। आपको पहाड़ों में अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना हो तो घंटों लग जाते हैं, लेकिन सपोज करो मैंने यहाँ से ड्रोन से उठाया और यहाँ पे लेकर रख दिया, मतलब शायद मुझे वो 5 मिनट भी नहीं लगा होगा। लेकिन अगर मैं उसको बस या ट्रक से लेके जाता, तो हो सकता है कि मेरे को उतनी ही पाँच पाँच मिनट की दूरी तय करने में हो सकता है मुझे को 2 घंटा लग जाए। तो आप देखो कितना समय हम बचा सकते थे। तो मैंने ड्रोन, वो वीडियो में देखा कि वो ड्रोन क्या करता था, हम ऊपर निकालते थे, मतलब पिन कर देते थे तो सीमेंट की बोरी को, और वो उठा के आराम से बहुत दूर तक ले जाता था। शायद हमें वहां तक जाने में, शायद हमें लगता है कि 5 से 6 घंटे लगते हैं, और वो मात्र मुझे लगता है 5 मिनट में वहां पहुंचा दे रहा था, है ना। बहुत स्पीड से कर रहे थे वो लोग, ठीक है। तो ये एक अच्छा पहल है, ड्रोन का हम एक सब्सिडेंट यूज कर सकते हैं। आज के टाइम पे आपको पता है नैनो एरिया के छिड़काव के लिए भी ड्रोन दीदी वगैरह प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रोन से आज के टाइम पे छिड़काव करते हैं, ड्रोन से हम सामान की डिलीवरी वगैरह कर सकते हैं, ड्रोन से बहुत कुछ कर सकते हैं आज के टाइम पे, है ना। ये सारे हमारे क्या है, बेनिफिट है ड्रोन के, तो इतना याद रखिएगा। आप पेनियर रिवर की बात करें तो अगर देखो चर्चा में इसलिए है कि तमिलनाडु और कर्नाटक आपस में भिड़े पड़े हैं, है ना। भिड़ना के अंदर सेंस क्या है कि एक इनका सहायक रिवर है, सहायक रिवर मतलब ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। मरकंडिया रिवर, तो इसमें क्या है कि इस पे डैम बनाने की कोशिश कर रहा है कौन, तमिल कर्नाटक। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या कहता है कि देखो हम लोग डिस्कस किया था कि इस पे हम लोग डैम नहीं बनाएंगे। इनका एक एग्रीमेंट है 1892 का, जिसमें ये है कि आप क्या करेंगे, कोई भी डैम डेवलपमेंट नहीं करेंगे किसी भी, मतलब ना तमिलनाडु करेगा, ना ही वो करेंगे, मतलब कर्नाटक करेगा, ठीक है। अब कर्नाटक कह रहा है कि नहीं, मैं इस रिवर पे क्या करूंगा, डैम बनाऊंगा, ठीक है। ये लोग चले गए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक काम करो, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि भैया 2 हफ्ते का समय देते हैं, आप इन दोनों का डिस्प्यूट क्या चल रहा है उस पर रिपोर्ट हमें सबमिट करो, देन उसके बाद हम लोग जजमेंट देंगे। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, पेन्नार रिवर किनके किनके बीच डिस्प्यूट है, आपसे डायरेक्टली पूछ देगा, ठीक है। तो याद रखिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का ये डिस्प्यूट है। बेसिकली कर्नाटक से निकलता है, कर्नाटक में एक हिल है नंदी हिल, वहाँ से ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, थोड़ा एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है। चलो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।